हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 7 का साइंस का जो हम लोगों ने चैप्टर स्टार्ट किया था फाइबर टू फैब्रिक, इसको हम लोग कंटिन्यू करेंगे आज। फर्स्ट पार्ट में हम लोगों ने क्या पढ़ा था? हम लोगों ने वुल के बारे में पढ़ा था, ऊन के बारे में। और वुल जो है एक एनिमल फाइबर है जो कि जानवरों से मिलता है, हमें बहुत तरह के जानवरों से मिलता है। शिप से, कैमल से, याक से, गोट से, रैबिट से, बहुत तरह के जानवरों से हमें वुल मिलता है। अब वैसे ही हमें सिल्क के बारे में पढ़ना है, रेशम के बारे में पढ़ना है। तो स्टार्ट करते हैं। सिल्क जो है वो भी एक एनिमल फाइबर है, ठीक है। ये भी हमें जानवर से मिलता है। किससे मिलता है? सिल्क वॉर्म से, सिल्क के रेशम के कीड़े से मिलता है हमें, इसीलिए इसका नाम सिल्क है। सिल्क फाइबर जो होता है बहुत ही सॉफ्ट होता है और लस्चरस होता है। लस्चरस का मतलब होता है चमकदार, ठीक है। तो ये बहुत ही मुलायम होगा और चमकदार होता है। और साथ ही ये हीट को कंडक्ट नहीं करता है, मतलब कि ये ताप को खुद से प्रवाहित नहीं होने देगा। तो इस तरीके से जो सिल्क का बना कपड़ा होता है, अगर उसे हम लोग ठंड के दिनों में पहने तो हमको वो गर्म रखता है, क्योंकि वो हीट कंडक्ट नहीं करता है। हमारे बॉडी का जो हीट है उसे बाहर निकलने नहीं देगा, और इस तरीके से हमें ठंड नहीं लगेगी। अब नेक्स्ट है लाइफ साइकिल ऑफ सिल्क मॉथ। सिल्क मॉथ जो है उसके जीवन चक्र के बारे में पढ़ना है, लाइफ साइकिल के बारे में, ठीक है। तो यहाँ पे पहले फिगर देख लो, यहाँ पे उसका लाइफ साइकिल दिया है, दिख रहा है ना। एग्स है, फिर सिल्क वॉर्म, फिर कुकून विद डेवलपिंग मॉथ, फिर फीमेल एंड मेल। तो सबसे पहले एग जो है सिल्क मॉथ का एग रहता है, फिर वो एग आगे जाके चेंज हो जाता है सिल्क वॉर्म में। सिल्क वॉर्म क्या करता है? अपने आसपास एक धागे का, एक थ्रेड का घेरा बना लेता है, जिसे हम लोग बोलते हैं कुकून। और उस कुकून के अंदर जो सिल्क वॉर्म है वो धीरे धीरे चेंज होने लगता है, उसके बॉडी में परिवर्तन होता है, जिसको कि हम लोग बोलते हैं प्यूपा, ठीक है। तो जो नेक्स्ट दिख रहा है कुकून विद डेवलपिंग मॉथ, मतलब कि जो अंदर में कुकून के अंदर में जो मॉथ है वो डेवलप कर रहा है, वो बड़ा हो रहा है धीरे धीरे। और उस कुकून के अंदर वाले मॉथ को, डेवलपिंग मॉथ को हम लोग प्यूपा बोलते हैं। और वो जो प्यूपा है आगे जाके फिर और बड़ा होके मेल या फीमेल मॉथ बनता है। तो याद रखना कि जो सिल्क मॉथ है उसके लाइफ के कितने स्टेजेस होते हैं? 4। सबसे पहले एग होता है, फिर लार्वा, लार्वा मतलब कि सिल्क वॉर्म, सिल्क मॉथ का जो लार्वा है उसका नाम सिल्क वॉर्म है, फिर प्यूपा, उसके बाद फिर एडल्ट, ठीक है। The female silk moth lays about 300 to 400 eggs at a time. The egg hatch and the silkworm emerges. This is the larva of the silk moth. The newly born silkworm feeds on mulberry leaves. Within 3 to 4 weeks, it becomes an adult and prepares itself for the next stage in the life cycle. जो फीमेल सिल्क मॉथ है वो एक बार में 300 से 400 अंडे देती है। और जब अंडे हैच हो जाते हैं, मतलब कि जो अंडे हैं वो फूट जाते हैं, तो उसमें से कौन सा कीड़ा निकलता, कौन सा ये निकलता है कीड़ा? सिल्क वॉर्म। और यही है उसका लार्वल स्टेज, ठीक है। दिस इज़ द लार्वा ऑफ द सिल्क मॉथ। और जो सिल्क वॉर्म है वही सिल्क मॉथ का लार्वा होता है। अब जो नया सिल्क वॉर्म है वो मलबेरी की पत्तियों को खाता है, मलबेरी लीव्स को खाता है। मलबेरी ट्री जो है उसकी पत्तियों को खा के ये बड़ा होता है। और लगभग 3 से 4 हफ्ते के बाद ये जो सिल्क वॉर्म है वो खुद को चेंज कर लेता है, एडल्ट होने के क्रम में खुद को चेंज करता है, और फिर अपने लाइफ के नेक्स्ट स्टेज में पहुंचता है, मतलब कि प्यूपल स्टेज में। लार्वा के बाद कौन सा स्टेज आता है? प्यूपा। तो उस स्टेज में एंटर करता है। नेक्स्ट स्टेज में जाने के लिए वो क्या करता है? द सिल्क वॉर्म सिक्रेट्स वेरी फाइन फिलामेंट्स फ्रॉम 2 ग्लैंड्स ऑन इट्स हेड। जो सिल्क वॉर्म है उसके सर में 2 ग्लैंड्स होते हैं। उस ग्लैंड्स में से, ग्लैंड्स मीन्स ग्रंथि, जहाँ पे कुछ सिक्रेट होता है ना, जहाँ से कुछ सिक्रेशन निकलता है, उसे हम लोग ग्लैंड्स बोलते हैं, ग्रंथि बोलते हैं। तो जो सिल्क वॉर्म है उसके सर में 2 ग्लैंड्स होते हैं। द फिलामेंट्स आर मेड अप ऑफ प्रोटीन्स विच हार्डन्स व्हेन एक्सपोज्ड टू एयर। और उस ग्लैंड्स में से बहुत ही फाइन फिलामेंट्स निकलते, बहुत ही पतले पतले फिलामेंट्स निकलते हैं, धागे के जैसे निकलते हैं। और जो फिलामेंट्स है वो किससे बने हुए होते हैं? प्रोटीन से बने हुए होते हैं। और वो ऐसे फिलामेंट्स होते हैं कि वो जैसे ही हवा में आएंगे,
एयर में एक्सपोज होंगे वैसे ही वो हार्ड हो जाते हैं, कठोर हो जाते हैं। ऐसे तो बिल्कुल लिक्विड की तरह रहेंगे, लेकिन जैसे ही वो सिल्क वॉर्म के सर से निकलते हैं बाहर और एयर के एक्सपोजर में आते हैं तो क्या होता है कि वो हार्ड हो जाते हैं, कठोर हो जाते हैं। द सिल्क वॉर्म डिपोजिट्स फिलामेंट इन लेयर्स थ्रू फिगर ऑफ 8 मूवमेंट ऑफ द हेड फॉर्मिंग द कोकून। और वो जो उसके सिल्क वॉर्म के सर से जो फिलामेंट निकलता है प्रोटीन का बना हुआ, उसको जो सिल्क वॉर्म है वो क्या करता है कि उसको 8 के फिगर में, आठ के फिगर में बनाता है, अपने सर को 8 के फिगर में मूव करता है और फिलामेंट्स का एक पूरा लेयर बना देता है जिसको कि हम लोग कोकून बोलते हैं। ठीक है। द सिल्क वॉर्म टेक्स 3 to 7 days to prepare the cocoon. It is formed of about 20 to 39 concentric layers made up of single thread. जो सिल्क वॉर्म है वो कितने दिन लगाता है कोकून बनाने में? तो 3 से 7 दिन, 3 to 7 days लगाता है कोकून बनाने में। और जो कोकून है वो कितने लेयर्स से मिलके बना हुआ होता है? 20 to 39 लेयर्स से मिलके बना हुआ होता है। और वो सब के सब एक सिंगल थ्रेड होते हैं। ऐसा नहीं कि थोड़ा सा सर से फिलामेंट निकाला उसके बाद फिर छोड़ दिया, फिर दूसरा दोबारा फिलामेंट निकाला, नहीं ऐसा नहीं। वो कंटिन्यूअसली अपने सर से फिलामेंट निकालता है और एक लंबा सा धागे जैसा पूरा धागे, एक लंबे धागे से ही वो पूरा कोकून बना देता है। ठीक है। Inside the cocoon, the silkworm transforms itself into chrysalis, called the pupa stage, in moth's life cycle, and then into a moth. The silk threads are obtained from the cocoon of the silkworm. और उस cocoon के अंदर जो cocoon silkworm ने बनाया, तो उस cocoon के अंदर जो silkworm है खुद को फिर change कर लेता है pupa में। ठीक है। और ये जो pupa हम लोग बोलते हैं, इसको हम लोग वो जो प्यूपा है उसको हम लोग क्रेसाइलिस भी बोल सकते हैं, CHRYSALIS, क्रेसाइलिस। ठीक है। और जो सिल्क थ्रेड है, इतना तो हम लोग पढ़ लिए कि जो कोकून है उसके अंदर जो सिल्क वॉर्म है वो खुद को किस में चेंज कर लिया? क्रेसाइलिस में, यानी कि प्यूपा में। और जो प्यूपा है आगे जाके फिर क्या बन जाएगा? एक एडल्ट मॉथ बन जाएगा। ठीक है। तो जो सिल्क थ्रेड है फिर वो हमें कहाँ से मिल रहा है? वो जो कोकून है, जो उस सिल्क वॉर्म ने कोकून बनाया था, उसी कोकून से हमें सिल्क मिलता है, सिल्क थ्रेड मिलता है। अब कैसे मिलता है उसका प्रोसेस पूरा दिया हुआ है, फ्रॉम कोकून टू सिल्क। जो कोकून उन सिल्क वॉर्म्स ने बनाया है उससे हम लोग कैसे सिल्क बनाते हैं। रियरिंग ऑफ सिल्क वॉर्म फ्रॉम सिल्क प्रोडक्शन इज कॉल्ड सेरीकल्चर। ये जो सिल्क वॉर्म का जो रियरिंग है, इसका पालन पोषण है किस लिए? सिल्क प्रोडक्शन के लिए, रेशम के उत्पादन के लिए। इसी को बोलते हैं सेरीकल्चर। ठीक है। इट इज़ अ वेरी कॉम्प्लेक्स एंड लेंदी प्रोसेस। और ये बहुत ही लंबा सा प्रोसेस है, बहुत ही कॉम्प्लेक्स है, बहुत ही जटिल, बहुत सारे काम इसमें करने होते हैं, बहुत ध्यान रखना होता है सिल्क वॉर्म्स का। ठीक है। बहुत ही ज़्यादा लेंदी प्रोसेस है ये। द ब्रीडिंग एंड मैनेजमेंट ऑफ सिल्क मॉथ फॉर द प्रोडक्शन ऑफ सिल्क इन्वॉल्व्स द फॉलोइंग स्टेप्स. The eggs of silk moth are stored on strips of cloth or paper and are sold to silkworm farmers. The eggs are reared in hygienic conditions at suitable temperature and humidity till the larva come out. अब जो ब्रीडिंग और मैनेजमेंट है सिल्क मॉथ का जो पालन पोषण है उसको वो बहुत सारे स्टेप्स में करना पड़ता है। उसके बहुत सारे स्टेप्स हैं, यहाँ पे बहुत सारे स्टेप्स भी दिख रहे हैं। तो पहला स्टेप क्या होता है कि जो सिल्क वॉर्म का जो एग होता है, जो अंडे होते हैं, सबसे पहले तो उसको मार्केट में बेचना होता है फार्मर्स को, किसानों को, जो सिल्क का रियरिंग करते हैं सिल्क वॉर्म का, उन लोगों को बेचना होता है। तो सबसे पहले जो अंडे हैं उनको कपड़े पे या फिर किसी पेपर पे रख के उसको मार्केट में फिर बेचा जाता है किसानों को, फार्मर्स को। उसके बाद फार्मर्स क्या करते हैं, उन अंडों को एक हाइजीनिक कंडीशन में, एक सूटेबल टेम्परेचर पे और ह्यूमिडिटी पे उसको फिर रियर करते हैं, उसका देखभाल करते हैं। ठीक है। हाइजीनिक कंडीशन में साफ़ सुथरा होना चाहिए जिस जगह पे एग्स को रखा हुआ है, और टेम्परेचर भी वैसा होना चाहिए जिसमें कि जो एग्स है वो हैच कर सके, है ना। मतलब कि उसमें से ऐसा हो कि एग्स में से जो लार्वा है वो बाहर निकल सके, ऐसा ना कि वो अंडा ख़राब हो जाए। हैचिंग के लिए सूटेबल टेम्परेचर होना चाहिए और साथ में जो ह्यूमिडिटी है वो भी सही होना चाहिए।
तभी जो लार्वा है वो बाहर निकलेगा। थर्ड है द सिल्क मॉथ लार्वा आर देन फेड ऑन मलबेरी लीव्स अंडर कंट्रोल कंडीशंस। और जब उस एग्स में से जब लार्वा बाहर निकल जाएगा, लार्वा मीन्स क्या, वो सिल्क वॉर्म है ना, सिल्क मॉथ के जो लार्वा है उसका नाम क्या है, सिल्क वॉर्म। जब लार्वा बाहर निकल जाएगा अंडे से तो उसको क्या खिलाया जाता है, मलबेरी लीव्स खिलाया जाता है, ठीक है, क्योंकि सिल्क वॉर्म मलबेरी लीव्स खाते हैं। फुल्ली ग्रोन cocoon are sorted out according to their color, size, shape and texture। अब जो लार्वा है वो क्या करेगा, सिल्कवर्म अपने आसपास कुकून अपने मतलब कि पूरा एक कुकून बना लेगा, खुद को फिलामेंट से कवर कर लेगा, तो कुकून का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो जो कुकून है, जब पूरी तरीके से कुकून रेडी हो जाता है, फुल्ली ग्रोन हो जाता है, तो उसको क्या कहते हैं, उसको शॉर्ट कर लिया जाता है, मतलब कि छांट लिया जाता है कि किस कलर का कुकून है, उसका साइज़ क्या है, शेप क्या है, उसका टेक्सचर क्या है। ये सब चीज़ के हिसाब से जो कुकून है उसको फिर उसकी छटाई होती है। फिफ्थ, द शॉर्टेड cocoons are immersed in boiled water to or exposed to steam. This kills the pupae inside the cocoons। अब जो छाटे हुए कुकून्स हैं उनको क्या किया जाता है, फिर गर्म पानी में, उबलते हुए पानी में डाला जाता है, या फिर उनको भाप दिया जाता है, एक्सपोज्ड टू स्टीम मतलब कि भाप दिया जाता है। तो उससे क्या होता है कि जो कुकून के अंदर जो प्यूपा है उसका डेथ हो जाता है, क्योंकि गर्मी के कारण जो प्यूपा है उसका डेथ हो जाता है, ठीक है। तो सिल्क बनाने के लिए सिल्क वॉर्म्स को मारना पड़ता है। तो सिक्स्थ स्टेप है द cocoons are then put through a series of hot and cold immersions. This makes the sericin soft. The sericin is a gummy substance that holds the two strands of fibrillum of a silk fiber. The process is called softening of sericin. अब जो कुकून है उसको सबसे पहले तो उबलते हुए पानी में डाल दिया या फिर स्टीम में डाल दिए। उसके बाद क्या किया जाता है कि उस कुकून को फिर ठंडे और गर्म पानी में डाला जाता है, ठीक है, एक बार ठंडे पानी में फिर गर्म पानी में। इस तरीके से क्या होता है कि जो एक सेरिसिन है, सेरिसिन मतलब कि सिल्क गम, ये एक तरह का गम होता है, जो कि गम मीन्स चिपकाने वाला चीज़, जो कि जो सिल्क है उसके दो धागों को क्या करता है, जोड़ के रखने का काम करता है। तभी तो कुकून का फॉर्मेशन होगा। अगर धागे अलग अलग रहेंगे तो क्या कुकून बन पाएगा, नहीं ना। तो उन सभी धागों को जोड़ने का काम कौन करता है, एक तरह का गम, जिसको कि हम लोग सिल्क गम बोले या फिर सेरिसिन बोले, उसका नाम सेरिसिन है। तो सेरिसिन को सॉफ्ट करना पड़ता है, क्योंकि अगर धागों को अलग अलग करना है तो सेरिसिन को सॉफ्ट करना पड़ेगा। अगर सेरिसिन सॉफ्ट नहीं होगा तो धागे अलग अलग नहीं होंगे। और जो स्ट्रैंड्स है, जो धागे हैं, वो किससे बने हुए होते हैं, फेब्रियोन से बने हुए होते हैं, ठीक है, फिब्रियोन से। और ये जो प्रोसेस है कि जो सेरिसिन है उसको सॉफ्ट करने का प्रोसेस जो है उसको यही प्रोसेस कहलाता है सॉफ्टनिंग ऑफ सेरिसिन, ठीक है। तो इस स्टेप में हम लोग क्या करते हैं कि कुकून को गर्म और ठंडे पानी में डालते हैं और फिर जो उसका गम है, सिल्क गम सेरिसिन, उसको ये करते हैं, सॉफ्ट करते हैं, और इस प्रोसेस को हम लोग सॉफ्टनिंग ऑफ सेरिसिन बोलते हैं। सेवेंथ, द नेक्स्ट स्टेप इज द प्रोसेस ऑफ अनविंडिंग सिल्क फिलामेंट्स फ्रॉम द cocoon. दिस इज कॉल्ड रीलिंग द फिलामेंट. 3 to 10 filaments of cocoon are usually reeled together to produce the filament of raw silk of desired thickness. अब नेक्स्ट स्टेप क्या है कि जो सिल्क फिलामेंट्स हमें मिला है, जो सिल्क का धागा जो हमें मिला है, उनको उसको अनविंड करना, मतलब कि वो तो सब एक दूसरे में उलझे हुए होते हैं ना, तो उनको सुलझाना, ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं रीलिंग। और 3 से 10 फिलामेंट्स का जो है उनको एक साथ रील किया है, तो उनको एक साथ निकाला जाता है ताकि हमें अपने हिसाब से कि हमें कितना मोटा सिल्क थ्रेड चाहिए या क्या पतला चाहिए, उसके हिसाब से हम लोग थिकनेस देख के अपना जो फिलामेंट्स है उसको हम लोग निकाल लेते हैं। 8. सिल्क फाइबर्स आर स्पन इनटू सिल्क थ्रेड्स विच आर देन यूज्ड बाय द वीवर्स टू वीव द सिल्क क्लॉथ्स। और जो सिल्क फाइबर जो हमें मिलता है, जब रेशम का धागा हमें मिलता है, उसको फिर किस चीज़ में कन्वर्ट कर लिया जाता है, सिल्क फाइबर को सिल्क थ्रेड्स में कन्वर्ट कर लिया जाता है,
और जिसका उपयोग कौन करते हैं? वीवर्स, जो बुनाई का काम करते हैं, और उस सिल्क थ्रेड को लेके फिर कपड़े की बुनाई होती है। तो ये पूरा प्रोसेस है, बहुत ही लंबा प्रोसेस है, बहुत ही कॉम्प्लेक्स प्रोसेस होता है ये, ठीक है। बहुत सारी चीज़ें इसमें करनी होती है। अब नेक्स्ट है सोर्सेज ऑफ सिल्क। ये सिल्क जो है वो कहाँ कहाँ से हमें मिल सकता है? हमें तो पता है कि सिल्क वार्म से मिलता है। तो सिल्क वार्म की भी वेराइटीज़ अलग अलग होती है, हमें अलग अलग तरह के सिल्क मिलते हैं। The best quality of silk is obtained from the cocoon of silk moth Bombyx mori. Its caterpillar feeds on the leaves of mulberry tree. This variety of silk moth is cultivated in China and mountainous regions of North India. जो सबसे अच्छे क्वालिटी का जो सिल्क हमें मिलता है वो किससे मिलता है? बॉम्बिक्स मॉरी से, ठीक है। ये एक तरह का सिल्क वर्म है, सिल्क मॉथ है, जिसके सिल्क वर्म से हमें सिल्क जो मिलता है वो बेस्ट क्वालिटी का होता है। और ये जो इसका जो कैटरपिलर होता है, यानी कि जो सिल्क वर्म है, वो किसको खाता है? मलबेरी लीव्स को खाता है। और इस तरह के जो सिल्क मॉथ है वो कहाँ पे कल्टीवेट किए जाते हैं? चाइना में, और जो माउंटेनस रीजन है नॉर्थ इंडिया का, वहाँ पे उत्तरी भारत के पहाड़ी इलाकों में इस तरह के सिल्क मॉथ्स को कल्टीवेट किया जाता है। नेक्स्ट है वाइल्ड सिल्क कॉल्ड तसर is obtained from silk moths that feed on oak leaves. They grow widely in India and China. अब एक और तरह का सिल्क हमें मिलता है जिसको कि हम लोग तसर सिल्क बोलते हैं, ठीक है, या फिर वाइल्ड सिल्क बोलते हैं। और ये किस तरह के और ये जो सिल्क मॉथ है ये किस तरह के लीव्स खाते हैं? तो ये ओक ट्री के लीव्स खाते हैं। ओक ट्री का जो पत्ते होते हैं उसे ये खाते हैं। और इस तरह के जो सिल्क मॉथ है वो कहाँ ग्रो करते हैं? तो इंडिया और चाइना में। नेक्स्ट है मुगा सिल्क। इट इज़ obtained फ्रॉम अनदर वाइल्ड वेराइटी ऑफ सिल्क मॉथ फाउंड इन ब्रह्मपुत्र वैली। तो मुगा सिल्क जो है वो एक और सिल्क मॉथ से हमें मिलता है, जो कि ब्रह्मपुत्र वैली में, ब्रह्मपुत्र घाटी में ऐसे मॉथ्स पाए जाते हैं। नेक्स्ट है डिस्कवरी ऑफ सिल्क, रेशम की खोज। द प्रोडक्शन ऑफ सिल्क began in China almost 6,000 years ago. Legend dates this back to 2640 BC to Empress Zi Lingxi, who discovered that a certain caterpillar's cocoon was created from a single strand of shiny thread. She not only encouraged the culture of silkworm but also developed the process of reeling the thread from the cocoon. This was closely guarded secret for some 3,000 years. जो सिल्क का जो डिस्कवरी है वो चाइना में ही हुआ था। लगभग 6,000 साल पहले सिल्क का उत्पादन शुरू हो गया था चाइना में, लगभग 2640 बीसी के लगभग में, है ना, बिफोर क्राइस्ट। 2640 बीसी के लगभग में सिल्क का प्रोडक्शन चालू हुआ था। एक महारानी थी जी लिंग शी नाम की, उन्होंने ही डिस्कवर किया था कि जो कैटरपिलर है उसका जो कुकून होता है वो पूरा का पूरा कुकून जो है एक लंबे धागे से, एक लंबे चमकदार धागे से बना हुआ होता है, जिसको कि हम लोग सिल्क बोलते हैं। और साथ ही उन्होंने ये भी बताया था कि जो सिल्क वॉर्म है उसका जो थ्रेड है, उसका जो धागा है, उसको किस तरीके से हम लोग उसका रीलिंग कर सकते हैं, मतलब कि उसको किस तरीके से कुकून से बाहर निकाल सकते हैं। उस धागे को कुकून से कैसे हम लोग एक पूरा का पूरा धागा निकाल सकते हैं, ये भी प्रोसेस वो बताई थी। और ये जो सीक्रेट है इसको लगभग 3,000 साल तक चाइना छुपा के रखा था, कि मतलब कि सिल्क प्रोडक्शन जो चाइना में होता था वो किसी को भी नहीं बताता था इसका सीक्रेट, कि कैसे वो सिल्क का प्रोडक्शन करते हैं, किस चीज़ का इस्तेमाल करते हैं। बहुत टाइम के बाद वर्ल्ड को पता चला कि जो सिल्क है वो सिल्क वॉर्म से प्रोड्यूस होता है। नेक्स्ट है हेल्थ हैजर्ड्स इन सेरीकल्चर। ये जो सेरीकल्चर है मतलब कि सिल्क वॉर्म का रियरिंग है, सिल्क वॉर्म का जो पालन पोषण होता है उसमें इस सेरीकल्चर में बहुत सारा हेल्थ को नुकसान भी होता है, स्वास्थ्य संबंधित बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं। और वो क्या क्या प्रॉब्लम्स है? पहला है कि जो वर्कर्स वहाँ काम करते हैं तो उनको क्या करना होता है कि जो कुकून है उसको हम लोग गर्म पानी में डालते हैं, तो जो वर्कर्स है उनको भी क्या करना होता है कि
उस गर्म पानी में हाथ डाल के देखना होता है कि जो कुकून का जो सेरिसीन है, मतलब कि सिल्क गम जो है वो सॉफ्ट हुआ है या नहीं। तो इसको चेक करने के लिए उन्हें अपना हाथ उस गर्म पानी में डालना होता है, जिसके कारण क्या होता है कि उनका जो हाथ है वो उसमें घाव हो जाते हैं, क्योंकि वो जल जाता है गर्म पानी से, तो उसमें घाव हो जाते हैं, जिसके कारण कि आगे उन्हें प्रॉब्लम होती है, उन्हें इन्फेक्शन का डर रहता है। सेकंड है, लगभग 12 से 16 घंटा जो लोग काम करते हैं रीलिंग में, मतलब कि सिल्क का धागा निकालने में, उस गर्म पानी में से सिल्क का धागा अलग करने का जो काम करते हैं, उन्हें बहुत तरह की बीमारियां होती है, जैसे कि बैक एक्स, मतलब कि पीठ में दर्द हो जाना, पीठ में दर्द, कमर दर्द, स्पाइन प्रॉब्लम्स, रीढ़ में प्रॉब्लम हो जाना, रीढ़ की हड्डी में। साथ ही बहुत सारी प्रॉब्लम्स जैसे कि विज़न से रिलेटेड, जो उनकी आंखें हैं उन पे भी बहुत प्रभाव पड़ता है, आँखों पे। नेक्स्ट है, जो वर्कर्स जो वहाँ काम करते हैं उन्हें बहुत टाइम तक मशीन्स के बीच में रहना पड़ता है ना। बहुत तरह के मशीन्स के बारे में, बहुत वहाँ पे बहुत सारे डीजल के धुएं निकलते हैं, डीजल फ्यूल्स निकलते हैं, जिसके कारण उन्हें क्या होता है, रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम हो जाता है, सांस लेने में उन्हें तकलीफ होती है, अस्थमा डिजीज़ भी उन्हें हो सकता है, ब्रोंकियल इन्फेक्शंस, उनका जो ब्रोंकाई है उसमें भी इन्फेक्शन होने का डर रहता है। और साथ ही जो लोग इस जगह पे काम करते हैं उनको हियरिंग में भी बहुत सारे तरह की प्रॉब्लम्स आती है, क्योंकि वहाँ बहुत तरह की मशीनें लगातार चलती रहती है, स्पिनिंग के लिए, विंडिंग के लिए। ये सब मशीन्स जो है वहाँ लगातार ऑन रहता है, जिसके कारण बहुत ज़्यादा साउंड होने के कारण उनके कानों पे भी असर पड़ता है, और हियरिंग प्रॉब्लम्स भी बहुत सारी आती है। तो ये हेल्थ हैज़र्ड्स है सेरिकल्चर में। तो इसको, ये चैप्टर अब कंप्लीट हो गया है। अब इसके क्वेश्चन आंसर्स जितने जल्दी हो सके सॉल्व करने की कोशिश करो।